आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से डीएस यादव की तरफ से नमस्कार। कैसे आप सब लोग? हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आप सभी अपनी जगह पे बिल्कुल सही होंगे और पढ़ने पढ़ाने की इस मुहिम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका मजा भी ले रहे होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जब तक इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ में, जब तक इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ में, तो हमें उसका वास्तविकता, उस चीज़ की वास्तविकता पता नहीं चलती और वो एक लंबे टाइम तक हमें याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट जगाना जरूरी होता है। वो एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि तुम मुझे सुनाओ या तुम मुझे बताओ तो मैं याद नहीं रखूंगा, तुम मुझे बताओ तो मैं याद नहीं रखूंगा, तुम मुझे दिखाओ तो शायद मैं उसे याद रख लूं, तुम मुझे दिखाओ तो शायद मैं उसे याद रख लूं, और यदि तुम मुझे उसी काम में इन्वॉल्व कर दो, साथ लेकर के चलो, किसी भी काम में साथ लेकर के चलो, तो मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। अब तुम्हें, मेरे को पता है ज्यादा बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इस बात में बहुत ज्यादा गहराई है। तुम मुझे बताओ, बताने का मतलब हमें बहुत सारी बातें सुनते हैं, हमें कितनी याद रहती है, तो बताने से कुछ चीज याद नहीं रहेगी। कोई हो सकता है एक दो पॉइंट तुम्हारे ध्यान रह जाए, तो बताने से याद नहीं रहने वाला हमें। उसके बाद सेकंड बात मैंने कही, तुम मुझे दिखाओ, दिखाने पर हमारी दो कंसंट्रेशन काम करती हैं, एक तो सुनने का भी और एक क्या नाम है हमारा आई। तो हमारे दो सेंसिंग ऑर्गन्स कार्य करते हैं, एक तो ईयर और एक आई। तो वहां तक थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, देखेंगे वो चीज इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अरे तुम सड़क सड़क जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, बगल में कोई नाटक दर्शाने वाला या कोई भी, मान लो आप कोई भी खेल दिखाने वाला है, तो आप उस खेल को देखते हुए आपको नजर आ गया कि खेल दिखाने वाला है, तो आप उसे जबरदस्ती वहां पे जाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट है देखने में। तो यदि तुम इसे देखोगे वो खेल तुम्हें याद भी रहता है। ऐसे ही लास्ट बात मैंने कही कि तुम मुझे शामिल करो। यदि वो खेल दिखाने वाला तुम्हें पकड़ करके कहते कि आओ तेरे ऊपर ही मैं खेल दिखाता हूँ, तो जो खेल तुम्हारे ऊपर दिखाएगा, जो खेल तुम्हारे ऊपर दिखाएगा तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। इसलिए ध्यान रखें, जैसे मैं समझा रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये 5 मिनट खराब करने का मतलब यही था। हाँ, कुछ बच्चों के लिए तो खराब हो गई होगी, लेकिन जिन्होंने समझा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कहने, मेरे इन वर्ड्स का कहने का मतलब ये था कि जो मैं समझा रहा हूँ इनमें तुम एक बार इन्वॉल्व हो, साथ में साथ समझते चले, उसे साथ समझे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीजें तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए। केवल देख कर के काम चला रहे हो, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देख लिए 2 मिनट वीडियो, मजा नहीं आ रहा, बस कर दिया, रख दिया। ऑनलाइन है ना, कौन सा थोड़ी देख रहे हैं, क्या पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। कुछ है तो देख लेते, पूरा सुन लेते, थोड़ी देर बाद में बोलता हूँ साहब। लेकिन कुछ वो है जो साथ हमारे साथ उसका मजा लेते हैं, साथ समझते हैं हर एक चीज को, तो वो चीजें जरूरी है और उन्हें सब कुछ याद भी है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाता हूँ। कल तक हमने बात की थी, कल तक यानी कि हमारे 3 क्लासेस में लास्ट में हमने बात की थी, एक तो ई सदिश और v के बीच के रिलेशन को, जो कि हमारे पास आया था v बराबर माइनस का e dr, हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, एक हमने डेल संकारक के रूप में, डेल ऑपरेटर के रूप में बात की थी, वो आया था हमारे पास dv अपॉन dr बराबर माइनस का, बोलिए माइनस का, या फिर माइनस का e बराबर dv अपॉन dr। ठीक है, सदिश रूप में लिखेंगे इसे तो क्या आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी से हमने कुछ ना कुछ हमने यूज किया था। तो ऐसे ही v का यूज किया था हमने, यहीं से डेल संकारक के रूप में कुछ ना कुछ यूज किया था हमने, लिखा कुछ इस रूप में, याद होगा सभी। ठीक है, इसे डेल ऑपरेटर बोलते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो हम अभी इस पॉइंट को यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की थी, 4-5 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। उसके आगे के 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल देखना बिल्कुल आसान से है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे। एक तो मैंने करवाया उसके जैसा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे हमारा जो द्विध्रुव के कारण विभव है उसके फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज है। ठीक है, अब आगे हम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ, एक और की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा एग्जांपल नंबर है 3.6
3.7, एग्जांपल 3.7, ध्यान से देखें एग्जांपल 3.7। बच्चे एग्जांपल हमसे कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है और विभव का फॉर्मूला हमें दिया गया है 343/r, 343/r, और वहां उसका स्थिति सदिश हमें दिया गया है r सदिश बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। इस स्थिति सदिश पर हमें विद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। तो बच्चों E सदिश के बारे में अभी मैंने V के रूप में कुछ लिखा था कि माइनस का dV/dr होता है, और सदिश रूप में लिखता हूं तो क्या आएगा इसका dV/dr, और साथ में क्या आएगा बच्चों ठीक है। यदि मैं बात करूं dV/dr यानी कि मेरे को V का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो यहीं से मैं यदि dV/dr निकालूं, यहीं से मैं dV/dr निकालूं तो 343 तो ऐसे कैसे आ गया, और ये आ गया d/dr इसका 1/r, d/dr 1/r का यदि तुम 1/r का यदि तुम अवकलन करते हो, 1/r का यदि तुम अवकलन करते हो तो अवकलन के लिए आपको पता ही होगा 1/r का अवकलन क्या था, 1/r है, r की पावर कितनी हो जाएगी -1, अरे क्या हो जाएगा r की पावर -1, ठीक है। तो यहां से 1/r का -1 आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस वापस बाहर आते ही हमारे पास आ जाएगा n, क्या होता है x की पावर n का n, x की पावर n-1, ठीक है। तो -1 r की पावर -1 यानी कि माइनस का 2, -1 r की पावर -2, ये बचा जो 1/r2 माइनस का 1/r2 आएगा। तो वापस बता रहा हूं एक बार, जब माइनस में सिंबल होता है यहाँ पे माइनस तो था ही, इसको हमने कोई यूज नहीं किया, आगे बता रहे हैं dV/dr V का अवकलन करना r के सापेक्ष, V का मान क्या है 343/r, dV/dr हो गया 343 कांस्टेंट है, 1/r बच गया, 1/r बच गया, 1/r को मैं लिख सकता हूं dV/dr r की पावर -1 x की पावर dV/dx ऑफ x की पावर n होता है बच्चों n x की पावर n-1, तो वैसे ही आएगा -1 r की पावर -1 तो -1 r की पावर -2 बच्चों आ जाएगा 1/r² इसका माइनस का, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर यदि मैं इसका अवकलन करूंगा तो अवकलन होगा कुछ इस तरह से -343/r²। यहाँ तक की बात समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल आसानी के साथ, यहाँ तक की बात बिल्कुल आसानी के साथ आपके पेजे में घुस जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, dV/dr r कैप, इसमें लिखता हूं dV/dr की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, क्या है माइनस का 343/r², माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये हो गया 343/r²। क्या r कैप क्या है, एकांक सदिश, और r कैप को मैं क्या लिख सकता हूं r सदिश r, ठीक है, या फिर मोड ऑफ r, एक ही बात है, ठीक है। तो मोड ऑफ r, तो इसी को मैं लिख सकता हूं 343/r² था ही, इसको लिख सकता हूं r सदिश मोड ऑफ r, तो ये हो गया r3, क्या हो गया बच्चों r, ठीक है। तो r सदिश की वैल्यू तो हमारे पास है, r की वैल्यू निकालो, उसका क्यूब कर दो बच्चों। इसका परिमाण यदि हमें निकालना हो तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है सदिश में, कहां 11th क्लास में भी, कि जब परिमाण निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 49, और इसका क्या करेंगे अंडर रूट, तो आएगा कितना 7, r कितना आएगा इसका 7, तो यहां से आएगा 7, तो हमने लिखा 343/7 की क्यूब, r सदिश की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। बच्चों 7 की क्यूब जो होती है 343, हमारे पास आएगा e सदिश बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और हम मात्रा की बात करें तो मात्रा का आएगा वोल्ट प्रति मीटर। एक बार इसे ध्यान से तल्लीनता के साथ से देखें, आपकी कुछ बातें समझ में आई होंगी।
तो लिंक के साथ इसे देखें, कुछ बातें समझ में आई होंगी। बहुत खूबसूरत सा इक्वेशन था, बहुत खूबसूरत सा इक्वेशन था। इसे तरीके से आप समझने की कोशिश करें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें v दिया गया था 343/r, r डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था और उसका स्थिति सदिश हमें दिया गया था 3i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें कह रहा था कि इसका विद्युत क्षेत्र E की गणना कीजिए। E बराबर होता है माइनस का dv/dr, यानी कहीं ना कहीं v का हमें अवकलन करना पड़ेगा r के सापेक्ष। मैंने v का अवकलन किया r के सापेक्ष, तो हमारे पास है dv/dr और v हमारे पास है 343/r। तो यहाँ से 343 तो आ गया कॉमन, 1/r का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/r। कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। तो माइनस का 1/r स्क्वायर 343 ऊपर आ गया, उसी की वैल्यू है हमारे पास किसकी, dv/dr की। dv/dr नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, माइनस का। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। सदिश है, इसलिए सदिश के लिए हम एकांक सदिश r कैप को दर्शाएंगे। r कैप एकांक सदिश को हम लिख सकते हैं r सदिश अपॉन mod ऑफ r। r सदिश अपॉन mod ऑफ r के कारण से बन गया r3। r एक परिमाण है किसका, दो इन सदिशों का, वो आएगा √b² + q² + r²। p q r तीन सदिश हो तो उनके लिए हम परिमाण निकालते हैं, तो b² + q² + r² का क्या लगाते हैं, √ तो 3 का 9, 4 2 का 4 -6 का 36, √ करेंगे आएगा 7। तो हमने 7 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, और ये हमारे पास एक बेहतरीन सा रिजल्ट लेकर के आया 3i का + 2 लेकर -6 के। तुम्हें याद होगा कहीं ना कहीं ये पहले चैप्टर में भी आया था एग्जांपल्स के अंदर, जहां पे हमने r की वैल्यू निकाली थी और वहां r आया था 120, सॉरी 5, r आया था 5, r क्यूब आया था 125। याद रहा होगा यदि गहनता से तुम चलते हो। तो ये हमारी बात थी हमारे 3.7 नंबर एग्जांपल की। अब हम बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों के साथ अगले एग्जांपल की तरफ। बच्चों एग्जांपल नंबर 3.8, एग्जांपल नंबर 3.8 बेहतरीन सा एग्जांपल है, आप इसे बड़ी ईमानदारी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एग्जांपल कह रहा है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V XYZ, यानी कि किसके टर्म्स में है, ये XYZ के टर्म्स में है, की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6x - 8xy - 8y + 6yz से निरूपित किया जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V का मान इससे निरूपित किया जाता है, जहां V वोल्ट में XYZ मीटर में है। V तो किस में है, वोल्ट में है, XYZ मीटर में है, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस को निरूपित करते हैं। बिंदु 111 मीटर का विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें E निकालना है, E का मान निकालना है हमें कहां पर, 111 पर। हमें E का मान निकालना है 111 पर, और E सदिश नहीं पूछ रहा, हमें इसका परिमाण पूछ रहा है, परिमाण क्या है। ठीक है, आइए बात करते हैं कोई कर वाली, बिल्कुल आसान सा ये वाला भी। मैंने कहा था कल तुम्हें समझाया था कि E सदिश होता है माइनस का डेल संकारक ऑफ किसका, V। ये होता है डेल संकारक, आप ध्यान से समझते होंगे। माइनस डेल संकारक का मतलब होता है डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप। जी हाँ, वो यहाँ तक आगे की बात करते हैं कि V हमें दिया गया है बच्चों 6x - 8xy - 8y + 6yz। बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों इसे समझेंगे आप। देखो ये माइनस है, ये नेगेटिव है, या तो आप चाहो तो इन सबको यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज के साथ चेंज कर दो, या तुम चाहो तो इन सबको नेगेटिव बना दो। तो यहाँ ध्यान से समझना, इस माइनस को मैं यहाँ नेगेटिव से करना हो तो -6x + 8yxy + 8xy - 6y। यहाँ तक कि मैं होना, यदि आप समझ रहे होंगे तो मैं आगे इसे और इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ। डेल अपॉन डेल x, इसका मतलब x के सापेक्ष हमें क्या करना है, आंशिक अवकलन। कल बताया था कुछ आंशिक अवकलन के बारे में, तो हमें आंशिक अवकलन करना है इस पूरी टर्म का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो बच्चों x का तो हम अवकलन करना ही है, बाकी जो भी वेरिएबल होते हैं y z a b c d सबको हम आंशिक अवकलन में क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। कल बताया था कांस्टेंट मान लेते हैं। जब dy dx करते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं a से लेकर b z तक जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो हम कांस्टेंट नहीं मानते।
लेकिन जब हम आंशिक अवकलन करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं उसका, तो उस समय पर हम उसका क्या मान लेते हैं, उन सबको जो हमारे पास अन्य कोई जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको छोड़कर अन्य कोई भी वेरिएबल है उसे भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो आइए पहले मैं x के सापेक्ष करूंगा, ध्यान से समझना, अगले दो तुम बताओगे। x के सापेक्ष करूंगा पहले इसका, इसमें x है, जी हाँ, तो ये x का तो अवकलन कर दूंगा, माइनस का x हमारे पास कांस्टेंट हो गया। इसमें x है, बिल्कुल है, इसमें x है नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट, यानी ये भी पूरा कांस्टेंट की भांति कार्य करेगा, ये भी कांस्टेंट। तो ध्यान दो, जहां जहां मैंने गोला लगाया है वो सब कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे, किसके लिए, x के लिए, किसके लिए, x के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ जब मैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूं तो यहां से मैं देखूंगा -6, x का कितना हो गया 1, किसमें, i कैप में, i कैप आएगा ना इसके साथ में, यहां से क्या आएगा 8x प्लस का 8x, और ये भी किसमें, i कैप। चलो आप पीछे पूरी कर देता हूं, i कैप को भारी ले लेता हूं, मेरे पास आया -6 प्लस का 8x i कैप में, इसके साथ x में इसलिए पूरा 0 कांस्टेंट का, इसका भी कांस्टेंट का पूरा 0। अब बताओ डेल अपॉन डेल y का क्या होगा। तो पहली बात तो y के सापेक्ष करना है, बाकी सबको कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0, y के सापेक्ष करना है तो क्या बचेगा बच्चों, अच्छा सॉरी गलती करके हमने x के सापेक्ष किया था, तो x का वेट हो जाएगा, कांस्टेंट कौन सा रहेगा इसमें, ये 8, तो पिछले में आएगा 8, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 0, इसमें चलते हैं y के सापेक्ष करते हैं, तो y ये क्या बच गया, प्लस का 8x, तो एक तो 8x बच गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें y है तो उसका बच जाएगा प्लस का 8, आगे y है कितना 6z, इसमें प्लस, ठीक है, नीचे है। आगे बढ़ते हैं बच्चों सिस्टमैटिक वे में, डेल अपॉन डेल z के बारे में बात करें तो z वाले टर्म्स को तो z को तो केवल मानेंगे हम वेरिएबल, बाकी सब हो जाएंगे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0, इसमें z नहीं है कांस्टेंट 0, इसमें z नहीं है कांस्टेंट 0, इसमें z है क्या -6y, तो -6y। एक बार यहां तक की बात को समझने की कोशिश करें बड़ी सावधानी के साथ। यहां तक की बात यदि तुम समझ गए हो तो ये वैल्यू है हमारे पास किसकी, ई सदिश की, हमें ई की वैल्यू निकालनी है, ई सदिश की वैल्यू निकालनी है 1 1 1 पर, तो हम x y z की जगह, ये x का, ये y का और ये z का मान हो गया, x y z की जगह 1 रखते हैं, पुट करते हैं -6 प्लस का 8y यानी कि 8 i कैप प्लस 8x का मान 1 प्लस 8 माइनस z का मान भी 8, 1 1 1 ही है ना, 1 1 1, जी हाँ 1 1 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, j कैप है बच्चों प्लस में माइनस का 6, ये क्या है, ये क्या है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, माइनस का 8 सॉरी माइनस का 6 प्लस का 8 प्लस का 2 i कैप प्लस 8 8 16 16 में 6 गए तो 10 10 j कैप माइनस का 6 यहां तक कि हम आपको ऑप्शन दें ई सदिश की वैल्यू आई 1 1 1 पर, यहां तक कि आपको ऑप्शन दें 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप। हमें परिमाण निकालना, परिमाण आपको अभी निकालना मैंने समझाया था, परिमाण जब हम निकालते हैं कि मोड ऑफ ई सदिश तो आएगा हमारे पास इन सब का क्या, अंडर रूट किसमें 2 का स्क्वायर 4 10 का 100 और 6 का 36, तो आएगा 140 रूट 140 आएगा रूट 140 वोल्ट प्रति मीटर, रूट 140 वोल्ट प्रति मीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यदि आपने समझा है तो, यदि आपने समझा है तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा कि आपको बहुत सारी बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये दो न्यूमेरिकली हमारे लगभग 15 से 16 मिनट को इन्होंने कंज्यूम कर लिया, इसलिए आगे की बातों को हम थोड़ा फास्टली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आने वाली 2 क्लासेज में इस चैप्टर को भी फिनिश कर दिया, ताकि आप जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस क्रम को और भी छुट्टियों के अंदर ऐसे लगता रहे कि हम जो चैप्टर्स हैं बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, फिर बाद में जब भी हमारी ऑफलाइन होंगी तो हम आसानी से दोबारा से रिवीजन को अंजाम दे सकें। तो चीजें हम एक बार ही समझें, लेकिन समझें इस तरह से कि माइंड में फिट हो जाए।
तो शायद ये 2 एग्जांपल आप कभी नहीं भूलोगे यदि आपने ध्यान से इसे देखने की कोशिश की है तो। आइए आगे बढ़ते हैं, बच्चों। अब हम विभिन्न 2 प्रकार की आकृतियों के लिए विद्युत विभव का परिकलन करेंगे, विद्युत विभव की गणना। और बच्चों जो गणना हम करेंगे वो 2 प्रकार की आकृतियों के लिए करेंगे। कौन कौन सी के लिए? एक जो हमारे पास आएगी होता है कि गोलीय कोष, और ये गोलीय कोष कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए बच्चों समरूप आवेशित। दूसरा है हमारे पास चालक कुचालक गोला या अचालक गोला, और ये भी कैसे हमारे पास समरूप आवेशित। ऐसा कुछ हमने कहीं ना कहीं पीछे देखा था गाउस के अनुप्रयोगों में, मैं उनको भी रिलेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं इनको डायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, ध्यान से देखते चले जाएं। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं आप उन्हें अच्छे से समझें, ठीक है। तो हमें विद्युत विभव की गणना करनी है किस के लिए? गोलीय कोष के लिए और अचालक गोले के लिए, जो कि दोनों समरूप आवेशित हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं, पहला हमारे पास है कि समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव देखिए बच्चों, हमें एक गोलीय कोष मानना है, तो मैंने एक गोलीय कोष माना। देखो ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं है, केवल 5 मिनट के अंदर आपको पूरी हिस्ट्री बता दूंगा इसकी, कैसे डिटेल में आ जाएगा, कैसे आप चीजों को समझ सकते हो। रटना तो है ही किसी चीज को। एक गोलीय कोष की जिसकी त्रिज्या होती है r, त्रिज्या कितने लिए हमने r, इसको हमने कोई आवेश दिया क्यों? जैसे क्यों आवेश दिया तो हमने जाना है पिछले चैप्टर में कि संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा। एक बात बताओ, विभव क्या होता है? विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया काम, यानी कि W/2 होता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि V इंफिनिटी अनंत पर विभव होता है 0, क्योंकि अनंत पर ही विभव वो धनावेश है और वहां से अनंत पर ही लेके जा रहे हैं। तो कहीं लेके गए क्या? नहीं, कोई कार्य करना पड़ा, W हो गया 0, इसलिए V भी हो गया, V अनंत भी हो गया 0। ये 2 बात तो आपको मैंने बहुत पहले शायद समझा दी थी, ठीक है। तो हमें विद्युत विभव निकालना है, और जब विद्युत विभव मतलब हम इसे लेके आते हैं कहां से कहां तक? अनंत से और किसी एक बिंदु तक लेके आएंगे, ठीक है। अनंत से और किसी एक बिंदु तक लेके आएंगे, और इसी को मैं विभवांतर के रूप में लिखूं तो इसे मैं लिखता हूं VA माइनस V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी का मान कितना होता है? 0, यानी कि विभवांतर का रूप भी यही है और विभव का रूप भी यही है, ठीक है। तो एक तरह से मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल रहा हूं, कहां का? इसी को मैं कह सकता हूं विद्युत विभव या विभवांतर। कब? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। अनंत से अनंत पर कोई बिंदु है A, कहां पे? अनंत पर। कोई बिंदु है B, कहां? किसी विद्युत क्षेत्र में, तो A से B तक लाने में। अब A से B तक ला रहे तो ये क्या हो गया? एक तरह से विभवांतर की तरह भी कार्य करेगा, ठीक है। अब इन बातों को समझ सकते हैं, कोई आपको कंफ्यूज करना चाहे तो आप उसे स्वयं भी कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चीजों को समझोगे डेस्परेटली तो बिल्कुल आसानी से बातें समझ में आएंगी। क्यों आवेश दिया मैंने? सतह पे हो गया, वितरित हो गया, कोई बात नहीं। आज बच्चों यहां से मैं विद्युत विभव की जब गणना करूं तो हो सकता है मैं अनंत से इसको यहां तक लेके आऊं, इस बिंदु तक। हो सकता है मैं अनंत से इस बिंदु तक लेके आऊं, हो सकता है मैं अनंत से इस बिंदु तक लेके आऊं। जी हां, सोचो एक बार। अनंत से हो सकता है मैं गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु तक लाऊं, हो सकता है अनंत से सतह तक किसी बिंदु तक लाऊं, हो सकता है अंदर तक लेके आऊं, गोलीय कोष के अंदर तक लेके आऊं। तो इसे मैं विभव का नाम दूंगा V आउट।
आउट का मतलब बाहर स्थित किसी बिंदु पर। ये सतह पे है तो इसे मैं नाम दूंगा ई सरफेस, ये अंदर है तो इसे मैं नाम दूंगा वी इन। ये तीन बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होंगी, जैसे हमने ई के अंदर देखा था विद्युत क्षेत्र ई के अंदर। अब मैंने कहा विद्युत विभव होता है किया गया कार्य, विद्युत विभव होता है किया गया कार्य। अब ये कार्य किसके खिलाफ होता है? विद्युत क्षेत्र ई के खिलाफ। किसके खिलाफ? ई के खिलाफ। तो यदि मैं चाहूं तो बुक के अनुसार ना बता, बुक के अनुसार ही बताऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली दिमाग में सेट करना चाहूं तो आप देखिए समझिए एक बार। यदि ये गोलीय कोष है और मैं किसी भी आवेश को लेके आ रहा हूं इस बिंदु तक, तो इस यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा इस पूरे आवेश के कारण से। अब चाहे बटा हुआ हो, चाहे अंदर हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये संपूर्ण आवेश है ना, इसके केंद्र पर स्थित आवेश की तरह कार्य करेगा। ऐसा लगेगा, ऐसे कार्य करेगा कि मान लो ये संपूर्ण क्यू आवेश इसके केंद्र O पर स्थित हो, ठीक है। तो इस O बिंदु से यहां मान लो ये बिंदु था कोई भी A, V आउट का A बिंदु पर है और इसकी दूरी है स्मॉल r। बताओ किसी भी बिंदु आवेश के कारण से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तुम्हारा दिल कह रहा होगा V बराबर सर तुमने पढ़ा था KQ अपॉन R होता है। क्या होता है? KQ अपॉन R होता है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि V आउट तो आएगा सर KQ अपॉन R। देखिए समझिए, मैं डेरिवेशन करना सिखाऊंगा, बुक में है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन चीजें रिलेट कैसे कर रही है। अब एक तो हम डेरिवेशंस के पीछे भागे, एक केवल दिमाग में चीजें एडजस्ट करें। मैंने कहा कि जब संपूर्ण आवेश ही आवे तो मैं इसको केंद्रित माना। अब संपूर्ण इसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र उसके खिलाफ ही तो कार्य करेगा। तो ये एक तरह से बिंदु आवेश हो गया। बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव कितना होता है हमने सीखा था, KQ अपॉन R। तो KQ अपॉन, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया KQ अपॉन। कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी कि V आउट समानुपाती होता है 1 अपॉन V आउट समानुपाती होता है 1 अपॉन। आगे बात यहां तक समझ में, चलो अच्छी बात है। ये तो हमने बात की V आउट की। किसकी बात की? V आउट की। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैं इसको लेके आया इस बिंदु तक, तो क्या ये आवेश के अंदर कोई फर्क पड़ा? क्या इस आवेश को इसने कम किया या फिर इस आवेश का इफेक्ट इसके ऊपर कम हुआ या ज्यादा हुआ? नहीं, पहले भी क्यों था, अभी भी क्यों है। तो अब फिर से एक तरह से केंद्रित माना जा सकता है O बिंदु पर, और O बिंदु पर माना जा सकता है। तो ये बिंदु जो सरफेस वाला बिंदु है वो इससे कितनी दूरी पर हो गया? R। तो फिर से वही दूरी जो हमारे पास V आउट आया है, वहां पर R की जगह हम क्या रख दें? कैपिटल R। तो हमारे पास V निकल के आएगा एक सुंदर सा खूबसूरत सा डेरिवेशन KQ अपॉन R। V सरफेस, सतह की बात कर रहे हैं ना, V सरफेस कितना है बच्चों? KQ अपॉन R। दो बातें समझ में आई होंगी। पहली तो हमारे पास V आउट आया हमारे पास KQ अपॉन R। हमारे पास आया V सरफेस KQ अपॉन R। यहां तक की बात यदि तुम जान रहे हो तो आगे मैं बात करता हूं, ठीक है। समझ में आ गई होगी। डेरिवेशन में बता दूंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। मैं जब तक आपके साथ हूं टेंशन बिल्कुल ना लें, आप बस समझते जाए क्या कह रहा हूं। V सरफेस हो गया है, यहां तक V सरफेस हो गया ना। जब V सरफेस हो गया तो आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है V इन। अब किसी शरारती बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर V बराबर होता है EDR, V बराबर होता है EDR माइनस का। तो सर अंदर विद्युत विभव होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। जरा समझे ना, बाहर की बातें मैं सारी भूल जाता हूँ, भूल जाओ इन बातों को। अरे भूल जाए का, ठीक है, यहाँ तक की बातों में भूल गया। अब बताओ यहाँ के बाद में जब मैं यहाँ लेके आऊँ तो यहाँ E का मान कितना? अंदर आवेश है क्या? नहीं है। तो अंदर चालक में पड़ा था, हमने चालक पर पृष्ठ पर बल निकाला था, विद्युत दाब निकाला था, वहां पे देखा था E अंदर क्या हो रहा था? शून्य हो रहा था। क्या हो रहा था? शून्य हो रहा था। तो E अंदर तो हो गया सर शून्य, तो सर ये शून्य, तो ये भी शून्य नहीं। कभी ऐसी गलती मत करना, ध्यान से समझना। आप
यहाँ ई शून्य तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य। अरे जब तुम्हें कोई धक्का लगाए, समझना यही चीज होती है। देखो मैंने बात है फिजिक्स में कोई भी चीज समझते कैसे, तुम्हें इधर कोई धक्का लगा रहा है और तुम जाना चाह रहे हो इधर, तो ऐसा ही आवेश के साथ होता है कि यहाँ पर जो आवेश है, ये आवेश इस आवेश पे अपने विद्युत क्षेत्र के हिसाब से, अपने विद्युत क्षेत्र के अनुसार इस पर धक्का लगाता है। लेकिन हम इसे लेके आना चाहते हैं इसके क्षेत्र में। जब इसके क्षेत्र में लेके आएंगे, तो ये जो धक्का लगा है उस धक्के को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो हमें विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और ये जो बल लगाएंगे उसी के अनुसार क्या होगा? कार्य होगा। तो ये विपरीत दिशा में कार्य होगा। ठीक है। अब जब अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो ये बल लगा क्या? नहीं लगा। मतलब ये क्या है? फ्री। तुम फ्री हो कि अंदर कहीं पे भी समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो कि तुम्हें घर वाले एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ स्कूल भेजे। तुम्हारा इच्छा नहीं है कि किसी भी स्कूल जाने की, और घर वाले जाना ही है, तुमने क्या नहीं जाऊंगा, तो घर वालों का एक विद्युत क्षेत्र तुम पे कार्य करेगा। हो सकता है वो बल भी लगा दे, वो बल के कारण से वो बल लगाएंगे। पता है बल एक सदिश राशि है, आपको समझाया था बहुत बार। तो उस विद्युत क्षेत्र का इतना इफेक्ट रहेगा कि तुम स्कूल में आ जाओगे। आओगे नहीं आओगे? हाँ या ना? स्कूल में आ गए। घर वालों का बल कहाँ तक सीमित था कि बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, वहां तक का उसका इफेक्ट क्या हो गया? खत्म। स्कूल में तुम आ गए, अब अंदर मान लो कोई टीचर नहीं आए, या फिर रेस्ट टाइम है, या फिर ये समझो कि स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो पहले आ गए, तब तुम फ्री हो। अंदर कोई भी तुम पर बल नहीं लगा, और बल नहीं लग रहा तो अंदर तुम फ्री हो, यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। बाहर वाला जो घर वालों का विद्युत क्षेत्र था वो नहीं है। ठीक है। तो हर एक का अलग अलग विद्युत क्षेत्र होता है, बहुत बार समझाया था। इलाके से संबंधित मैंने कहा था इलाका होता है इनका, आगे ये भी बात समझ गए। हाँ, तो ये जो इलाका था इनका, वो इलाका अंदर नहीं है। मतलब अंदर तुम कहीं पे घूम सकते हो, घूमने के लिए तुम्हें कोई भी कार्य नहीं करना। ठीक है। कि कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत तुम्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विभव कितना हो गया शून्य। में इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, लेकिन मैं चाहता तो इतनी देर में इस डायरेक्शन को पूरा भी कंप्लीट कर सकता था। आइए बात करते हैं आगे। जब E बराबर 0 अंदर है, तो ये तो E बराबर 0 होगा। लेकिन क्या तुमने अनंत से यहां तक आने में कोई कार्य नहीं किया है ना? अरे किया है ना? अंदर जाने में कोई कार्य नहीं किया, लेकिन यहां से यहां तक आने में तो कार्य किया है। और वो कितना किया है? kq/r। अरे वो विभव कितना है? kq/r। तो यहां से यहां तक का विभव तो kq/r, अंदर का विभव कितना? 0। तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी v सरफेस प्लस 0, यानी कि kq/r। v बराबर कितना? kq/r। कहां? तो ये बात बड़ी ईमानदारी के साथ तुम्हें समझ में आई होगी। अब इसको मैं एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक हमारे पास गोली कोष था, कुछ ज्यादा ही समझा देते हैं आज, ये टॉपिक हो नहीं पाएगा क्योंकि सेशन कुछ ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। यदि मैं देख पाऊं तो 33 मिनट हो चुकी। ठीक है। तो हम इसे आज केवल इतना समझाते हैं, कल आगे इसका फिर डायरेक्शन पूरा करेंगे। चलिए यहां तक हो गया। अब बताओ बाहर कितना? kq/r। यहां कितना? kq/r। अंदर भी कितना? kq/r। इन जगह क्या है? इस तरह से। यदि मैं जैसे मैंने पहले दूसरे चैप्टर में क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था, वैसे यदि मैं r के बीच में और v के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो बताओ यहां से यहां तक सेम वैल्यू है, कोई चेंज नहीं हो रहा। kq/r सेम है, सेम। ठीक है। तो ये तो हो गया इन अंदर, ये क्या है? सरफेस। और ये क्या हो जाएगा? आउट में क्या है? रेसिप्रोकल किसके? r के। तो r का क्या हो गया? ये रेसिप्रोकल। r का क्या हो गया बच्चों? रेसिप्रोकल हो गया। ये हो गया v आउट 1/r। ये क्या है? v इन क्या है? kq/r।
कोई डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे भी सरफेस कोई डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान सी बात है, ये ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, यदि मैं बहुत सारे इसका रिप्रेजेंटेशन करूँ, ये v है, यदि मैं इधर भी दर्शाना चाहूँ तो इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी हमें इसी तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विभव की गणना कैसे करेंगे समरूप आवेशित गोलीय कोश के बारे आगे होगी। अब इसका डेरिवेशनल पार्ट एक बार आप करके देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, दे देता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे, उसे करके देखेंगे। मैं बात करूँ कि dv बराबर होता है माइनस का EDR और v बराबर होगा EDR। कोई दिक्कत इसमें है क्या? नहीं है। मैं कहां से कहां लेके आ रहा हूं? अनंत से किसी बिंदु पर, तो मैं पहले निकालता हूं बाहर, जब P बिंदु केंद्र O से R दूरी पर गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, गोलीय कोश के बाहर स्थित, जैसा हमने लिखा था, जैसा हमने गाउस के अनुप्रयोग में देखा था, स्थित हो, वैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे V आउट इज इक्वल टू माइनस का E आउट dr। समझने की कोशिश करें बच्चों। तो हम कहां से लेके आए इसे? अनंत से कहां तक? अनंत से कहां तक? R तक, यानी दूरी R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का बच्चों E आउट है, E आउट की वैल्यू गोलीय कोश के कारण से तुम्हें पता होगी कितनी आती थी, KQ/R²। क्या आती थी? KQ/R²। रख लो, ये रखूंगा मैं KQ/R² और इसका सदिश रूप में R का डॉट dr। दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए ये आ जाएगा एक और ये हो जाएगा dr। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। माइनस का KQ आ जाएगा बाहर, या जाएगा 1/R² dr। इसका समाकलन आप अच्छे से कर सकते हो, जानते हो R² का समाकलन करोगे, अरे करोगे ना, x की पावर n+1/n+1। बिल्कुल सही कहा आपने, x की पावर n+1/n+1। इसे मान लेंगे x की पावर r की पावर -2, ये जाएगा r की पावर -2+1/-2+1, क्या जाएगा -1/r। ठीक है, यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस KQ/1/r। लिमिट कहां से कहां तक है जी? अनंत से r तक। पहले रखेंगे r, तो r से r हो जाएगा, तो यहां मैं इसको यहां लिखता हूं, हमारे पास आएगा KQ/1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं? 1/0। इसको मैं लिखूंगा 1/0 KQ/1/r माइनस 1/0। 0 पर चला जाएगा तो ये वैल्यू होगी 0। ये क्या बच गया है? KQ/r। यही तो आया था ये आउट, अरे ये आया था ना ये आउट। तो ये हमारा बुक का पूरा डेरिवेशन है, ये बुक का पूरा डेरिवेशन है जो मैंने कुछ ख्वाबों में ही, ख्वाबों में तो रात हो जाती है, हाँ कुछ ख्वाबों में ही मैंने ये चीजें आपको क्लियरली बता दी। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। बहुत आसान सा पॉइंट था ये, पहला पॉइंट, जिसमें हम क्या कर रहे थे? विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे। या अब E सरफेस तो आएगा, आपको इसी को बता देंगे। E इन हम बता देंगे, दो भागों में बांट देंगे, E सरफेस प्लस E इन। E इन के अंदर क्या हो जाएगा? E इन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अरे V सरफेस प्लस V इन, V सरफेस में आ जाएगा E सरफेस, E V इन के अंदर आ जाएगा E इन की वैल्यू 0, तो केवल वही बच जाएगा। तो आप इस डेरिवेशन को एक बार पूरा करने की कोशिश करें, मैं कल आपको और भी डिटेल में से बता दूंगा। इसका इंपॉर्टेंट भाग है दूसरा, जो हम कहते हैं समरूप आवेशित अचालक गोला। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशन मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, जैसे पहले बताया था, बुक में नहीं है वो चीजें, जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कॉन्सेप्ट काम करेगा उसमें, बहुत आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसमें ये फायदा है कि आपको जो पहले वाला ये पॉइंट है, ई का मान याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई कहते हैं ना रटना पड़ेगा, याद वैल्यू होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो वो उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, आज तो बहुत हो गया, ध्यान नहीं तुम्हें वो दे दिया। आज के लिए आज इतना ही काफी है। थैंक यू, आप मस्त रहें, पढ़ते रहें और मजे लेते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।